चलिए, तो लास्ट टाइम थर्मोडायनेमिक्स में हमने क्या क्या पढ़ लिया? लास्ट टाइम भी आपको बताया था मैंने, केमिस्ट्री में काफ़ी डिटेल में पढ़ाया है मैंने, तो ऑलरेडी आप 90% ज़्यादा कॉन्सेप्ट जानते हैं इसके। ऐसा है, तो हीट क्या है, वर्क क्या है, ज़रूरत लॉ क्या है, फ्लॉट क्या है, उसके कन्वेंशंस क्या है, केमिस्ट्री और फिजिक्स में वर्क डन के कन्वेंशन में क्या डिफरेंस है, ये लास्ट टाइम बता दिया था आपको मैंने। ठीक, तो आज हम लोगों को क्या पढ़ना है बच्चों? आज अपने को पढ़ना है पीवी डायग्राम। पीवी डायग्राम का मतलब होता है प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम। क्या मतलब होता है उसका, समझाता हूँ मैं। अगर आपके पास कोई सिस्टम है, सिस्टम मतलब क्या होगा? सिलेंडर, पिस्टन, गैस, बताया था मैंने। आपके पास कोई सिस्टम है, उस सिस्टम में आपने कोई चेंज लाया। ठीक है, सिस्टम में चेंज कैसे आएगा? प्रेशर, वॉल्यूम या टेम्परेचर किसी को चेंज कर दो, या तो तीनों को चेंज कर दो, या दो को चेंज कर दो, या कोई एक को चेंज कर दो। तो जैसे आपने क्या कर दिया, किसी सिस्टम में उसके स्टेट को चेंज किया, तो आपने क्या कर दिया? कोई प्रोसेस कर दिया। कौन सा प्रोसेस? थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। समझा? ठीक। हम क्या करते हैं, वो जो प्रोसेस हुआ है उसका एक ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। क्या प्लॉट करते हैं? ग्राफ, जिसमें एक्स एक्सिस पे वॉल्यूम को रखते हैं और वाई एक्सिस पे जनरली क्या करते हैं? प्रेशर को रखते हैं। समझ आ गया? तो वो जो भी प्रोसेस था उसका फॉर एग्जांपल ऐसा कुछ ग्राफ बना होगा, ऐसे ये इस तरीके से, ये इनिशियल है पॉइंट, ये फाइनल है, ऐसा कुछ ग्राफ बना होगा। तो इस ग्राफ को, उस प्रोसेस के इस ग्राफ को क्या बोलेंगे? पीवी डायग्राम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पीवी डायग्राम। समझ आ रहा है? या पीवी इंडिकेटर डायग्राम या इंडिकेटर डायग्राम। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? तो अगर आपके पास कोई प्रोसेस हो रहा है मतलब क्या? आप प्रेशर, वॉल्यूम या टेम्परेचर को चेंज कर रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो? उस प्रोसेस के प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ प्लॉट करते हो। समझ आ रहा है? क्या प्लॉट करते हो? ग्राफ प्लॉट करते हो। तो जो आप प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ प्लॉट करते हो, उस ग्राफ को क्या बोलते हैं? पीवी डायग्राम बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? पीवी डायग्राम। तो उसका ये पीवी डायग्राम है। ठीक है ना? तो पीवी डायग्राम का आसान भाषा में मतलब क्या है? प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम। आसान भाषा में प्रेशर वॉल्यूम का ग्राफ, कि उस प्रोसेस में वॉल्यूम को चेंज करने पर प्रेशर कैसा चेंज हो रहा है, इसको हम लोग प्लॉट कर देते हैं। समझ आ गया? जनरली ऐसा होता है। इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ कुछ और नहीं आ सकता, यहाँ पर टेम्परेचर प्लॉट नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। जनरली क्या करते हैं हम लोग? प्रेशर और वॉल्यूम को प्लॉट करते हैं। इंडिकेटर डायग्राम कहते हैं उसको। अब एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। मैंने आपसे कहा था कि वर्क डन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ पी डीवी। क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ पी डीवी। ये वर्क डन का जनरल फॉर्मूला है। तो ये जो होता है ना इंटीग्रेशन पी डीवी, ये आपको एरिया बताता है। क्या बताता है? एरिया अंडर द कर्व होता है ये। क्या होता है ये? एरिया। इंटीग्रेशन का काम वही होता है, एरिया निकालना। इंटीग्रेशन जो बना था ना, इन्वेंट हुआ था, वो इसीलिए इन्वेंट हुआ था ताकि आप क्या करें? एरिया फाइंड आउट कर पाए। इंटीग्रेशन बना ही इसलिए था। तो इंटीग्रेशन पी डीवी क्या बताता है? एरिया अंडर द कर्व। तो एरिया अंडर द पीवी डायग्राम, पीवी का जो भी कर्व है उसके अंडर का एरिया आपको क्या देगा? वर्क डन निकाल के देगा। क्या निकाल के देगा? वर्क डन निकाल के देगा। समझ आ गया? तो आपके पास कोई सिस्टम है, उस सिस्टम का आपने क्या कर दिया? कोई थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। क्या मतलब? प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर में से कुछ चेंज कर दिया आपने। फिर आपने उस प्रोसेस का क्या बनाया? पीवी डायग्राम। क्या मतलब? प्रेशर चेंज करने पर वॉल्यूम में कैसा कैसा चेंज आया। समझ आ रहा है? या प्रेशर और वॉल्यूम में कैसा कैसा चेंज आया, उसको हमने प्लॉट करके ग्राफ बना लिया। उसको क्या बोलते हैं? पीवी डायग्राम। और पीवी डायग्राम जैसा भी कर्व होगा उसके अंडर का एरिया क्या कहलाएगा? वर्क डन। क्या देगा वो? वर्क डन। समझ आ गया? तो एरिया अंडर पीवी ग्राफ क्या देता है? वर्क डन। एरिया अंडर पीवी ग्राफ क्या देता है? वर्क डन। समझा? क्लियर हो गया? कॉपी करो। अब बताओ, ये 3 ग्राफ्स आपके बुक में गिवन है। 3 ग्राफ्स गिवन है, मैंने बना दिए। ठीक, पहले केस में मुझे बताओ कंप्रेशन हो रहा है कि एक्सपेंशन हो रहा है? फर्स्ट केस में क्या हो रहा है? कंप्रेशन हो रहा है कि एक्सपेंशन हो रहा है? एरो देखो ऐसा है। तो शुरुआत में ये था स्टेट, ये क्या है? वॉल्यूम 1 है। ये प्रेशर क्या है यहाँ पर? P1। तो पहले क्या था? P1 V1। अब ये ऐसे चलते 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 ये वाले स्टेप पे पहुँच गया है ना। तो ये वॉल्यूम क्या है? V2 और ये प्रेशर क्या है? P2। तो अब क्या हो गया? P2 V2। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? अब मुझे बताओ वॉल्यूम बढ़ा के घटा? घटा वॉल्यूम। अरे इनिशियल वॉल्यूम गधो, ये इनिशियल वॉल्यूम कितना है? फॉर एग्जांपल ये 5 है, तो ये इधर से इधर गया ना, तो कितना होगा?
हाँ कुछ ज़्यादा ही होगा ना उससे। इस साइड बढ़ोगे तो क्या होगा, अरे ये एक्स एक्सिस है तो इस साइड बढ़ोगे तो क्या होगा, वैल्यू बढ़ेगी ना। तो कुछ फॉर एग्जांपल 10 हो जाएगा ये, तो वॉल्यूम क्या हो गया, बढ़ गया। घट कैसे गया वॉल्यूम, समझ आ गया, क्योंकि वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है तो बढ़ेगी ना वैल्यू। इसका मतलब क्या हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ा है, एक्सपांशन है ये, ठीक है ना। चलो ग्राफ रीड करने नहीं आता अब तक, ठीक है। तो ये क्या है, एक्सपांशन, ठीक है। ये बताओ कंप्रेशन है एक्सपांशन है, क्या है। पहले वॉल्यूम ये था 10 था, अब कितना हो गया 5 हो गया। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं, तो ये क्या है, कंप्रेशन। समझ आ रहा है, ठीक है, ये कंप्रेशन है। इधर पे बताओ क्या कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम तो बढ़ रहा है ना। वॉल्यूम देखो, वॉल्यूम कहाँ से कहाँ जा रहा है, देखो 5 से कहाँ जा रहा है, 10 पे जा रहा है। तो अब भी क्या है, एक्सपांशन। लेकिन उन दो केसेस में प्रेशर भी वेरी कर रहा था, प्रेशर वेरी कर रहा था। प्रेशर देखो P1 V1 से कहाँ पहुँच गया, P2 V2, P2 V2 से कहाँ पहुँच गया, P1 V1। यहाँ पर प्रेशर क्या है, कांस्टेंट। एक्सपांशन हो रहा है एंड प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है। अब समझ आ रहा है, ग्राफ रीड करने आ रहा है, ठीक। अब आते हैं पीवी डायग्राम में एरिया अंडर द कर्व क्या देता है बच्चों, बताओ। हाँ, एरिया अंडर द कर्व क्या देता है, वर्क डन। ये एक्सपांशन हो रहा है तो वर्क डन पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, ये बताओ। फिजिक्स के कन्वेंशन लगाने पॉजिटिव, क्यों पॉजिटिव, हाँ एक्सपांशन हो रहा है मतलब क्या, गैस क्या कर रही है, धक्का मार के पिस्टन को क्या कर रही है, ऊपर लेके जा रही है। तो फोर्स भी इधर है, डिस्प्लेसमेंट भी इधर है, तो वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव। वर्क डन पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन 0। इधर लिख देता हूँ, वर्क डन क्या है, पॉजिटिव है। अब समझा, ठीक है ना। यहाँ पर क्या हो रहा है, कंप्रेशन। कंप्रेशन मतलब क्या हो रहा है, हाँ फोर्स इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, तो क्या आ रहा है, वर्क डन नेगेटिव। मतलब क्या होगा, लेस देन 0। ये सिंप्लाइज वर्क डन क्या है, नेगेटिव है। अब समझा, क्लियर हो गया। इधर पे क्या हो रहा है, एक्सपांशन, इसका मतलब वर्क डन अब भी क्या है, पॉजिटिव है। समझ आ रही बात, क्लियर हो गया, ठीक है ना। तो एरिया अंडर द कर्व, इसमें क्या होगा, ये वाला पार्ट, इसमें क्या होगा, ये वाला पार्ट। सबको समझ आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ग्राफ रीड करने समझ में आ रहा है, ठीक है ना। एरो से पहचानेंगे आप, कैसे पहचानेंगे, एरो से पहचानेंगे कि एक्सपांशन हो रहा है या कंप्रेशन हो रहा है। समझ आ रही बात, ठीक है। कॉपी करो। लास्ट ग्राफ में यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अगर ऐसे ग्राफ बना दिया जाए तो इसमें वर्क डन 0 होगा। क्यों, क्योंकि वॉल्यूम क्या है, पूरे प्रोसेस में कांस्टेंट है। प्रेशर इनिशियली क्या था, P1 था, फाइनली क्या हो गया, P2 हो गया। लेकिन वॉल्यूम जो शुरू में था वही एंड तक है, तो वॉल्यूम कांस्टेंट हुआ। वॉल्यूम कांस्टेंट हुआ मतलब वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा, तो चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा, 0। 0 इंटू पी वी क्या होगा, 0। तो वर्क डन भी क्या होगा, 0। इस वजह से इस ग्राफ में वर्क डन क्या होगा, 0। ठीक है ना। चलो ठीक है, क्लियर है। चलो देखने को समझ में आ रहा है, आगे बढ़ते हैं। ये आगे क्या है इसके बाद, अभी अब जो है मैंने आपको पाथ फंक्शंस के बारे में कुछ पढ़ाया था, याद है आपको। पाथ फंक्शन क्या होता है, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जो पाथ पे डिपेंड करती है, यानी कौन से रास्ते से लेके गए उस पर उसका वैल्यू डिपेंड करेगा। और मैंने आपको ये भी याद कराया था कि आपके सिलेबस में सिर्फ 2 ही पाथ फंक्शन है। कौन कौन सा, एक वर्क और एक हीट। वर्क और हीट ही क्या है, पाथ फंक्शन है, बाकी सब क्या है, स्टेट फंक्शन। समझ आ रहा है, ठीक है ना। चलो भाई, तो अगर हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ बनाते हैं, यहाँ वॉल्यूम और यहाँ क्या है, प्रेशर, ठीक है ना। जो आपकी बुक में गिवन है मैं वही ग्राफ बनाता हूँ ताकि आपको आसानी हो, ठीक है। ये पॉइंट से शुरू करते हैं और यहाँ तक पहुँचते हैं। तो ये पाथ लेते हैं, ये पाथ 1 है, क्या ये पाथ 1, ए फिर बी और ये क्या है, सी, ठीक है। या फिर यहाँ पर उसने सी लिया है, ये बी है, ये हो गया। तो बी तक पहुँचने का पहला रास्ता क्या है, ए से सी तक जाओ, फिर सी से बी तक जाओ। आपको कहाँ से कहाँ पहुँचना है, ए से बी पे पहुँचना है। तो ये पहला रास्ता है, पाथ 1। समझ आ गया, ठीक है ना। दूसरा रास्ता ये है, ए से बी, ये रास्ते भी से भी पहुँच सकते हैं। समझ आ रहा है, ठीक है ना। तीसरा रास्ता ये है, ये रास्ते से भी पहुँचा जा सकता है। तो तीसरा रास्ता ये है, ये सेकंड रास्ता है, ये तीसरा रास्ता है, ठीक है। क्लियर हो गया। चलो भाई, तो आपको ए से बी तक जाना है, तो पहला रास्ता क्या है, ए से सी जाओ फिर सी से बी जाओ, पहला रास्ता। दूसरा क्या, सीधा ए से बी निकल जाओ, दूसरा रास्ता। तीसरा रास्ता क्या है, ए से डी जाओ फिर डी से कहाँ जाओ, बी जाओ। समझ आ गया, ठीक। तीनों रास्ते में आपको कहाँ से कहाँ जाना है, ए से बी।
तीनों रास्ते में आपको निकालना है वर्क डन इक्वल है कि अलग अलग है, ये आपको चेक करना है। तो वर्क डन कैसे निकालते हैं? एरिया अंडर पीवी ग्राफ। तो तीनों ग्राफ को अपन तोड़ तोड़ के बनाते हैं, ठीक है। तो ये जो है सबसे पहला जो रास्ता है वो मैं बना के देता हूँ आपको। तो यहाँ प्रेशर है, यहाँ वॉल्यूम है, सब ध्यान देंगे। ए से चलना है और कहाँ पहुँचना है? ए से सी तक जाना है, फिर सी से कहाँ पहुँचना है? बी। तो ए सी और ये बी, समझ आ रहा है, ठीक है ना। तो ये सबसे पहले क्या होगा बताओ? ये होगा आपका एरिया अंडर दी कर्व। ऐसे ही तो होगा, समझे क्या किया मैंने? क्या किया मैंने बताओ? सबसे पहला वाला रास्ता बनाया। सबसे पहला रास्ता क्या है? ए सी बी, ये रास्ता है। तो इसके अंडर का एरिया लिख दो, जल्दी से बताओ क्या होगा? ये वाला एरिया होगा। ये क्या है? एरिया 1, ठीक है, क्लियर हो गया। इसके बाद सेकेंड वाला पाथ क्या बताओ? ए से बी। तो ए से बी है ना, ये रास्ता है। तो इसका एरिया अंडर द कर्व निकालो। तो ये वाला एरिया आएगा, ये क्या होगा? एरिया 2, समझ आ गया। उसके बाद तीसरा वाला एरिया बनाओ। तीसरा एरिया कौन सा बताओ? ये ऐसे है और फिर ये ऐसे है, समझ आ रहा है? ये ऐसे है फिर ये ऐसे है। ये ए से डी, फिर डी से क्या है? बी। तो एरिया अंडर द कर्व इसके अंडर तो कुछ नहीं आएगा, सिर्फ ये वाला आएगा, इसके अंडर आएगा, क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन है ना। उधर मत प्लॉट कर देना, उधर पे नहीं देखना है, वॉल्यूम एक्सिस पे देखना है। तो ये वाला एरिया आएगा एरिया अंडर द कर्व, और ये क्या होगा? A3। क्लियरली आपको देख के समझ में आ रहा है तीनों केसेस में हम कहाँ से कहाँ गए? ए से बी गए, लेकिन तीनों केसेस में एरिया अंडर द कर्व अलग अलग है। मतलब क्या? तीनों केसेस में वर्क डन अलग अलग है। अगर आपको ए से बी जाना है और अगर आप पहला रास्ता लेते हैं तो आपको सबसे ज़्यादा काम करना पड़ेगा, क्योंकि A1 क्या है? सबसे ज़्यादा। उसके बाद A2 क्या है? मॉडरेट है। और सबसे कम काम कौन सा करना पड़ेगा? A3। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? क्लियर है? तो बेसिकली यहाँ पर ये समझ में आ रहा है अपने को, वर्क डन इन 1 इज ग्रेटर देन वर्क डन इन 2 इज ग्रेटर देन क्या है? वर्क डन इन 3। यानी सबसे कम काम आपको क्या करना पड़ेगा? ये वाले पाथ में। कौन से पाथ में? थर्ड वाले पाथ में। समझ आ गया? तीनों पाथ में, तीनों रास्ते में या तीनों अपने प्रोसेस में अपन कहाँ से कहाँ पहुँचे? ए से बी पहुँचे, लेकिन तीनों ही केसेस में वर्क क्या करना पड़ा? अलग अलग करना पड़ा। तो वर्क डन स्टेट पे डिपेंड करता है कि पाथ पे डिपेंड करता है? पाथ पे डिपेंड करता है। अब समझ में आ गया? इसी वजह से वर्क क्या है? एक पाथ फंक्शन है। तो ग्राफ के जरिए समझाने की कोशिश किया है, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, याद करवा चुका हूँ। ये समझ आ गया? वही बात है, वही बोल रहा है ना ये कि वर्क डन डिपेंड्स ऑन पाथ। आपने कौन सा रास्ता लिया, इस बात पे डिपेंड करेगा कि वर्क कितना होगा। समझ आई बात? ठीक है ना। तो उसी से समझाने की ये कोशिश कर रहा है। तो इसका कंक्लूजन क्या होगा? कंक्लूजन क्या होगा? वर्क डन डिपेंड्स ऑन पाथ टेकन। समझ आ गया? ठीक है ना। तो वर्क डन डिपेंड्स ऑन पाथ टेकन। जो रास्ते से अपन क्या कर रहे हैं, सिस्टम को यहाँ से वहाँ लेके जा रहे हैं, तो उस रास्ते पे डिपेंड करता है वो। ठीक है, क्लियर हो गया। तो हीट का समझाने की ज़रूरत नहीं है, समझ आ गया है। तो हीट के लिए भी क्या याद रखना है? एंड हीट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन पाथ टेकन। ठीक है, मैंने कहा था दो पाथ फंक्शन है, वर्क और हीट। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। चलो कॉपी कर लो। चलो यहाँ तक अपने को समझ में आ गया। अब जो है हीट वाला पार्ट भी अपने को समझ में आ गया कि बेसिकली क्या होता है, वो पाथ डिपेंडेंट होता है। तो हीट भी क्या है? पाथ फंक्शन। वर्क भी क्या है? पाथ फंक्शन। बाकी सब के सब क्या है? स्टेट फंक्शन। कौन से रास्ते से लाया उनको कोई लेना देना नहीं है। ठीक है ना, क्लियर हो गया। चलो भाई, तो ये अपने को समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, आइए। अब अपने को पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। तो प्रोसेस कब होता है? जब क्या हो जाए? वेरिएबल्स क्या हो जाए? प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर क्या हो जाए? चेंज हो जाए। हम लोग क्या बोलेंगे? कोई थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है ये। ठीक है ना। तो अभी अपने को क्या पढ़ना है? बेसिकली क्लासिफिकेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस। तो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस का क्या करना है अपने को? क्लासिफिकेशन पढ़ना है। सबसे पहले आपकी बुक में है रिवर्सिबल प्रोसेस। सबसे पहला क्या है? रिवर्सिबल प्रोसेस। फिर क्या है? इररिवर्सिबल प्रोसेस। फिर आपके बुक में है आइसोथर्मल प्रोसेस। फिर है आइसोबारिक प्रोसेस। फिर है आइसोकोरिक प्रोसेस।
फिर कौन सा है? एडियाबैटिक प्रोसेस। फिर कौन सा है? साइक्लिक प्रोसेस। लास्ट में कौन सा है? फ्री एक्सपेंशन। तो लास्ट में है फ्री एक्सपेंशन। ठीक है, क्लियर हो गया? अब सब एक एक करके अपने को पढ़ना है। समझ आ रही बात? क्लियर हो गया? तो रिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस, आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, एडियाबैटिक, साइक्लिक, और आपका कौन सा है? फ्री एक्सपेंशन। इसमें से मैक्सिमम मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, ऑलरेडी हमने कवर किया हुआ है इसको। ठीक है, तो बस जो मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बोल रहा हूँ और जो डेरिवेशन करा रहा हूँ उन्हीं को याद रखना है, बाकी कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है इसके अंदर। ठीक है, आपकी बुक में बहुत अच्छे से क्या कर दिया है, वो रिमेंबर दिस वाला जो डब्बा दिया हुआ है ना, तो उसमें पूरे पॉइंट्स लिख दिए इंपॉर्टेंट वाले, बस उन्हीं को याद रखना है और जो डेरिवेशंस में करा रहा हूँ उनको याद रखना है। ठीक है, क्लियर हो गया? चलो भाई, तो क्या है ये प्रोसेस, एक एक करके बताता हूँ। पहले इसको कॉपी कर लो जल्दी से, ये अपने को पढ़ना है अभी। तो पहले दो जो प्रोसेस है, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, थ्योरेटिकल चीज़ें हैं, समझाता हूँ मैं आपको। तो ऐसे कई सारे प्रोसेस होते हैं जो इरिवर्सिबल होते हैं, जो वापस से वो अपने इनिशियल स्टेट पे नहीं जा सकते। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपने क्या कर दिया, गरम चाय ला करके टेबल पे रख दी, वो गरम चाय क्या हो जाएगी, कुछ टाइम के बाद ठंडी हो जाएगी। समझ आ रहा है? ठीक। तो क्या वो ठंडी होने के बाद फिर से गर्म हो सकती है? आंसर है नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं। तो ये कैसा प्रोसेस है? इरिवर्सिबल प्रोसेस। एक हॉट ऑब्जेक्ट लाओ, एक कोल्ड ऑब्जेक्ट लाओ, तो हॉट ऑब्जेक्ट क्या करेगा, कोल्ड हो जाएगा, कुछ दिन के बाद ठंडा हो जाएगा। कोल्ड ऑब्जेक्ट क्या करेगा, कुछ देर के बाद उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। क्या वो वापस अपने इनिशियल स्टेट पे जा सकते हैं? अपने आप तो नहीं जा सकते। तो ये क्या है? इरिवर्सिबल प्रोसेस। समझ आ गया? जो खुद ब खुद नहीं हो रहा ना, तो इरिवर्सिबल प्रोसेस। आपने एक मोमबत्ती लाई, मोमबत्ती ला के उसको जला दिया, वो पिघल करके क्या हो गई, टेबल पे गिर गई। क्या वो अपने आप से वापस से जुड़ करके मोमबत्ती बन सकती? नहीं बन सकती। क्या है? इरिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है ना? चलो भाई, इसके बाद क्या, आपने अपने हाथों को ऐसे रब किया, इससे क्या हो गया, ये गर्म हो गया, हीट प्रोड्यूस हो गई। समझ में आ गया? हीट प्रोड्यूस हो गई, ऐसे किया तो हीट प्रोड्यूस हो गई। आप गैस के ऊपर हाथ को लेके जाओ, हीट नीचे से दे रहे हो, तो क्या अपने आप मूव करेगा? ये नहीं करेगा। इरिवर्सिबल प्रोसेस। समझ आ रहा है? ठीक है ना? तो ये बहुत सारे क्या हो सकते हैं, इरिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं। ठीक है, बहुत सारे रिवर्सिबल भी होते हैं। जैसे अगर हम लोग बोले कि हमने क्या कर दिया, बर्फ़ ली, उसको हीट दे करके पिघला दिया, फिर उसके बाद क्या कर दिया, उसी को ठंडा करके फिर से बर्फ़ बना ली, ये क्या है? रिवर्सिबल प्रोसेस। समझ आ रहा है? ठीक है ना? उसके बाद क्या, बॉइलिंग ऑफ वाटर, कंडेंसेशन ऑफ स्टीम, ये सब भी क्या है? रिवर्सिबल प्रोसेस। इनको रिवर्स किया जा सकता है। बात समझ आ रही है क्या बोल रहा हूँ मैं? तो कुछ प्रोसेस कैसे होते हैं, इरिवर्सिबल होते हैं, और कुछ क्या होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं। समझ आ गया? तो उनके बारे में ही डिस्कशन है। ठीक है ना? तो रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है, अगर पीवी डायग्राम में समझाने की कोशिश करें तो रिवर्सिबल प्रोसेस होता है कि ये ऐसे गया, इस रास्ते से गया, इनिशियल स्टेट ये, फाइनल स्टेट ये, यहाँ से यहाँ पहुँचा। समझ में आ गया? फिर रिटर्न उसी रास्ते से आया। समझ आ रहा है? मतलब इनिशियल टेम्परेचर प्रेशर क्या था, P1 V1, यहाँ पर जाके क्या हो गया, P2 V2, फिर उसी रास्ते से रिटर्न आके फिर से क्या हो गया, P1 V1। तो क्या बोलेंगे, रिवर्सिबल प्रोसेस। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? क्लियर है? तो रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होना चाहिए, उसी रास्ते से वो रिटर्न जाना चाहिए, तो उसको क्या बोलेंगे, रिवर्सिबल प्रोसेस बोलेंगे। समझा? ठीक है ना? तो रिवर्सिबल प्रोसेस में बेसिकली क्या होता है, जो इनिशियल स्टेट होता है वही फाइनल स्टेट होता है, और जो फॉरवर्ड डायरेक्शन का पाथ होता है वही रिवर्स डायरेक्शन का भी पाथ होता है। इसको क्या कहते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं। समझ आ रहा है? लेकिन इस दुनिया में कोई भी प्रोसेस प्रॉपरली या आइडियली रिवर्सिबल नहीं होता है। समझ आ गया? कहीं ना कहीं क्या होता है, हीट का लॉस होता है, एनर्जी लॉस होता है। कोई भी परफेक्टली रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं है। एग्जैक्टली रिवर्सिबल प्रोसेस एक हाइपोथेटिकल चीज़ है, ऐसा इस दुनिया में नहीं होता है। कैसे प्रोसेस मिलते हैं हम लोगों को, इरिवर्सिबल प्रोसेस मिलते हैं। कैसे मिलते हैं, इरिवर्सिबल प्रोसेस। कहीं ना कहीं क्या होता है, एनर्जी का लॉस होता है। इरिवर्सिबल प्रोसेस का अगर ग्राफ बनाया जाए जिसमें अगर वो पाथ पे रिटर्न आ भी जाए तब भी वो उसी रास्ते से नहीं आएगा, थोड़ा सा डिवेटेड होगा। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? गया कौन से पाथ से था, ये पाथ से गया था, ये जाने वाला पाथ है, यहाँ तक पहुँचा, उसके बाद रिटर्न आया, लेकिन एग्जैक्टली वो पाथ से रिटर्न नहीं आया। तो ये क्या है, इरिवर्सिबल है। समझ आएगा? रिवर्सिबल में क्या होना चाहिए, हाँ, उसी पाथ से रिटर्न आना चाहिए।
बात समझ में आ रही? लेकिन इस दुनिया में रिवर्सिबल नहीं होता है, वो हाइपोथेटिकल केस है। इस दुनिया में कौन से मिलते हैं अपने को? इरिवर्सिबल प्रोसेस ही मिलते हैं। समझ आया? ठीक है ना। चलो भाई, आप बोलेंगे अभी तो एग्जाम्पल दिया आपने वो आइस का, एनर्जी का लॉस होता है, ये भी कहा मैंने, कुछ ना कुछ क्या होगा, एनर्जी का लॉस। हम लगभग रिवर्सिबल मान लेते हैं उसको, लेकिन वो एग्जैक्टली रिवर्सिबल नहीं होता। अगर आपको एग्जैक्टली रिवर्सिबल प्रोसेस चाहिए तो वो एक क्वासी स्टैटिक प्रोसेस होता है। क्वासी स्टैटिक मतलब क्या? एक्सट्रीमली स्लो प्रोसेस। मैंने बताया था, कंटेनर लो, रेती के दाने डाल दो, एक एक दाना उठाते जाओ। समझ आ रहा है? कितने स्टेप्स में होता था वो? इनफाइनाइट स्टेप्स में। वो रिवर्सिबल प्रोसेस, समझ आएगा? लेकिन वो तो हाइपोथेटिकल है, उस टाइम पे भी बताया था मैंने। ठीक है ना, क्लियर हो गया? चलो, तो एग्जैक्टली रिवर्सिबल नहीं होता हमारे पास। ठीक है, सबको क्लियर है? समझ आ गया? तो ये दोनों ग्राफ अपनी अगर आप टेक्स्ट बुक में देखें तो दोनों में वो कहाँ पहुँच रहा है? ए से स्टार्ट कर रहा है, वापस से कहाँ पहुँच रहे हैं? ए पे। लेकिन जो फर्स्ट ग्राफ है उसमें वो क्या कर रहा है? उसी पाथ को वापस से लेकर के वो ए पे पहुँच गया। तो वो किसका ग्राफ है? रिवर्सिबल प्रोसेस का। और इरिवर्सिबल में ए से चलता है, बी पे पहुंचता है, फिर बी से वापस ए पे जाता है, लेकिन वो एग्जैक्टली उस पाथ पे नहीं जाता। इस वजह से वो क्या है? इरिवर्सिबल प्रोसेस। समझा? ठीक है ना। चलो, तो ये अपने को समझता है। इसके बाद कॉजेस की आपको ज़रूरत नहीं है। अजम्पशंस में आप लोग ध्यान रखेंगे। अजम्पशंस क्या हैं कि ये जो हमारे थर्मोडायनेमिक प्रोसेस जो अभी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो सब के सब रिवर्सिबल होंगे। दूसरा अजम्पशन ये है, हमारे सिस्टम में जो गैस है वो कौन सी है? आइडियल गैस। तीसरा अजम्पशन ये है कि जो आइडियल गैस है वो आइडियल गैस इक्वेशन को ओबे करेगा। समझ आया? ठीक है ना। तो अजम्पशंस क्या क्या हैं जो हम लोग प्रोसेस अभी देखने जा रहे हैं आगे? आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, आइसोकोरिक, ये बाकी जो भी प्रोसेस है ये सब के सब कौन से प्रोसेस मानेंगे? रिवर्सिबल, हाइपोथेटिकल प्रोसेस। ठीक। दूसरी चीज़ क्या देखनी है? दूसरी चीज़ जो हमारे सिस्टम में गैस है वो कौन सी है? आइडियल गैस। और जो आइडियल गैस होती है वो क्या होती है? आइडियल गैस इक्वेशन को ओबे करती है। तो ये उसके अजम्पशंस है। अब आइए हम लोग पढ़ते हैं हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस। तो आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है, आइए इसको देखते हैं। देखिए, अब यहाँ पर मैं आपको कुछ चीज़ें लिखा दूंगा, बस आपको वही याद रखना है, और जहाँ जहाँ मैं थोड़े से आपको डेरिवेशंस कराऊंगा आपको वो भी याद रखना है। ठीक है। तो आप लोग सब जानते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है, बताइए। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर चेंज नहीं होता, उसको हम लोग क्या कहते हैं? आइसोथर्मल प्रोसेस कहते हैं। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? जिसमें टेम्परेचर चेंज नहीं होता उसको हम लोग क्या कहते हैं? आइसोथर्मल प्रोसेस। मतलब इसमें टेम्परेचर क्या होता है? कांस्टेंट रहता है। टेम्परेचर कांस्टेंट होता है मतलब डेल्टा टी क्या होता है? 0 होता है। मैंने क्या कहा था आपसे कि टेम्परेचर चेंज होगा तो इंटरनल एनर्जी चेंज होगी, टेम्परेचर नहीं चेंज हो रहा तो इंटरनल एनर्जी में चेंज नहीं आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि डेल्टा यू भी क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा। समझ आई बात? ठीक है, चलो भाई, ये अपने को समझता है। अब इसके बाद जो है आइसोथर्मल प्रोसेस में कुछ चीज़ें और हैं, जैसे इक्वेशन ऑफ स्टेट लिखना है अपने को। तो इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या होता है? तो इक्वेशन ऑफ स्टेट मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान से देखिए भी इसको। इक्वेशन ऑफ स्टेट हम लोग जानते हैं ना, पी वी इक्वल्स टू क्या होता है? nRT होता है। n कांस्टेंट, r कांस्टेंट, t कांस्टेंट। t कांस्टेंट है ना आइसोथर्मल प्रोसेस। तो ये इसका मतलब होगा कि पी वी इक्वल्स टू क्या है? कांस्टेंट। समझ आ गया? ये क्या है? इक्वेशन ऑफ स्टेट। समझ आ गया? ये यहाँ पर आपकी बुक में भी लिखा हुआ है, ये क्या है? इक्वेशन ऑफ स्टेट। पेज नंबर 91 पे जाइए जल्दी से। पेज नंबर 91, इक्वेशन ऑफ स्टेट नज़र आ रहा है आपको? रिमेंबर दिस में पी वी इक्वल्स टू क्या है? कांस्टेंट। डेल्टा टी क्या है? 0। डेल्टा यू भी क्या है? 0। अब मैं आपको ये नेक्स्ट पॉइंट बताता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? फ्लॉट बताइए क्या होता है, जल्दी बताइए। क्यू इज इक्वल्स टू क्या होता था? डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। जो हीट दोगे वो दोस्तों में यूज़ कर लेगा, इंटर एनर्जी को चेंज करेगा और वर्क करेगा। इंटर एनर्जी में चेंज कितना है यहाँ पर? इसका मतलब क्यू इज इक्वल्स टू क्या होगा? यही लिखा हुआ है वहाँ पे। समझ आ रहा है? ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो क्यू इज इक्वल्स टू क्या होगा? डब्ल्यू, एनर्जी एक्सचेंज यूज टू डू द वर्क। 5th पॉइंट गलत दिया है बुक में, मैं आपको बताता हूँ क्यों गलत दिया है। क्यों? क्योंकि उसने वर्क डन का फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है? पी डेल्टा वी, जो कि आइसोबारिक प्रोसेस का वर्क डन है। गलत है। कैसे समझाता हूँ मैं, देख लो। पेज नंबर 90 पे आओ, ऊपर देखो वर्क डन का फॉर्मूला लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? nRT नेचुरल लॉग ऑफ वी फाइनल अपॉन वी इनिशियल। तो ये है ना वर्क डन का फॉर्मूला। वो क्या लिख रहा है? पी डेल्टा वी। वो तो आइसोबारिक का है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? ठीक है ना। तो यहाँ गलती की है उसने। ठीक है, अब मैं आपको वर्क डन डिराइव करके देता हूँ। वर्क डन कैसे डिराइव करेंगे? पहले इसको कॉपी करो जल्दी से। ये 3rd पॉइंट है।
पॉइंट वाइज ही लिखो तो ज़्यादा बेटर है, याद रखने में आसानी होगी आप। तो क्या क्या समझा बच्चों? T क्या है? कांस्टेंट, मतलब चेंज इन टेम्परेचर क्या है? 0, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी क्या होगी? 0। इक्वेशन ऑफ स्टेट समझा कैसे लिखा मैंने? क्या बोला मैंने? अजम्पशन क्या है? गैस कौन सी है? आइडियल गैस। क्या ओबे करेगा? आइडियल गैस इक्वेशन। PV इक्वल्स टू nRT, ये पूरा क्या है? कांस्टेंट। तो PV इक्वल्स टू कांस्टेंट, अगर दोनों कांस्टेंट है मतलब दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, मतलब P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। समझ आ रहा है कैसे किया? ये भी समझा दूँ। PV कांस्टेंट है तो V को नीचे भेज दो, कांस्टेंट हटाओ तो क्या आएगा? प्रोपोर्शनलिटी आ जाएगी। अब समझा? ठीक है ना, ऐसे आ गया। ये अगर दो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं तो उनका ग्राफ ऐसे बनता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, तो उसका ग्राफ भी बना दिया मैंने। ठीक, क्लियर हो गया। अब बचा जो है वो है हमारा वर्क डन। अब वर्क डन निकाल के देता हूँ मैं आपको। 4 पॉइंट जिसके हो गए, पॉइंट्स में ही लिखो तो याद रखने में बहुत ईजी हो जाएगा। अब वर्क डन निकालते बच्चों, आ जाओ। तो वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस, वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन निकालना है। वर्क डन का जनरल फॉर्मूला क्या है बताइए? इंटीग्रेशन ऑफ PdV, V इनिशियल से V फाइनल। अब एक चीज़ हम लोग जानते हैं बच्चों, ध्यान दो सब, PV इक्वल्स टू क्या होता है? nRT होता है, हम लोग जानते हैं। तो मुझे बताइए P क्या होगा? हो जाएगा nRT बाय V हो जाएगा। समझ आ रहा है? तो PV के P क्या हो जाएगा? nRT बाय V। तो ये जो P का वैल्यू है इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो देयरफॉर वर्क डन क्या होगा बताइए? इंटीग्रेशन गोइंग फ्रॉम V इनिशियल से V फाइनल। P क्या है? ये nRT बाय V, और ये क्या हो जाएगा? dV। ठीक है, क्लियर हो गया। तो देयरफॉर बताइए वर्क डन क्या मिलेगा आपको? nRT कांस्टेंट है, बाहर जाएगा तो क्या बचेगा? nRT इंटीग्रेशन V इनिशियल से V फाइनल, और ये क्या हो जाएगा? dV बाय V। आपको ये पता होना चाहिए कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx इज नेचुरल लॉग ऑफ x। 1/x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है? नेचुरल लॉग ऑफ x। तो इसको भी तो ऐसा लिख सकते हैं 1/v dv। तो ये क्या होगा? नेचुरल लॉग ऑफ v। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा आरिफा? क्या हो जाएगा? nRT, ये क्या हो जाएगा? नेचुरल लॉग ऑफ v। कहाँ से कहाँ तक? V इनिशियल से V फाइनल। तो देयरफॉर बताइए W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? nRT नेचुरल लॉग ऑफ, पुट करो क्या होगा? V फाइनल माइनस क्या होगा? V इनिशियल, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो ये लॉग ऑफ A माइनस B क्या होगा? लॉग ऑफ A अपॉन B। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? ऐसे नहीं, हम सॉरी, ये हो जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ V फाइनल माइनस नेचुरल लॉग ऑफ V इनिशियल। एक बार अपर लिमिट पुट करोगे माइनस एक बार लोअर लिमिट, तो नेचुरल लॉग ऑफ क्या होगा? V इनिशियल। ऐसे होगा ये। तो लॉग A माइनस लॉग B क्या होता है? लॉग ऑफ A अपॉन B। तो ये nRT नेचुरल लॉग ऑफ V फाइनल डिवाइड बाय V इनिशियल। ये अपना क्या है? वर्क डन। समझा? कौन से प्रोसेस में? आइसोथर्मल प्रोसेस में। समझ आ रहा है? ठीक है ना। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में ये वर्क डन है। अब उसके बाद जो है हमने ऐसे भी याद किया था केमिस्ट्री में, -2.303 nRT लॉग ऑफ V2 अपॉन V1। समझे? उसमें क्या किया था? नेचुरल लॉग को कॉमन लॉग में कन्वर्ट कर दिया। वैसे भी कर सकते हैं यहाँ पर। समझ आ गया? ठीक है ना। और एक चीज़, इसको P इनिशियल अपॉन P फाइनल भी लिखा जा सकता है। कैसे? बोलो। P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है? V। तो मैंने क्या बताया आपको अभी? PV इज इक्वल टू क्या होगा? कांस्टेंट। इसका मतलब ये भी तो हो सकता है P इनिशियल इंटू V इनिशियल इज इक्वल टू क्या होगा? P फाइनल इंटू V फाइनल। समझ आ रहा है? तो अगर मैं यहाँ पर ऐसे लिखूंगा, क्या लिखूंगा? V फाइनल अपॉन V इनिशियल, तो ये क्या हो जाएगा बताओ? ये हो जाएगा P इनिशियल अपॉन P फाइनल। ये इधर भेज दिया तो P इनिशियल अपॉन P फाइनल। तो V फाइनल अपॉन V इनिशियल की जगह क्या आ सकता है? P इनिशियल अपॉन P फाइनल। तो वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेसेस nRT नेचुरल लॉग ऑफ क्या हो जाएगा? P इनिशियल अपॉन P फाइनल। ऐसे भी लिखा जा सकता है इसको। समझे? कॉपी कर लो, सारे पॉइंट्स कवर कर लिए हमने भी। चलिए, तो ये भी हो गया वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस, हम लोग ने निकाल लिया। अब हम नेक्स्ट प्रोसेस पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस कौन सा हमारा? आइसोबारिक प्रोसेस। आइसो मतलब सेम, बार क्या है? प्रेशर का यूनिट है, तो इसका मतलब सेम प्रेशर वाला प्रोसेस। ठीक है ना। तो आइए, तो नेक्स्ट प्रोसेस हमारा क्या है? आइसोबारिक प्रोसेस। तो आइसोबारिक प्रोसेस क्या होता है? आइसोबारिक प्रोसेस में हम लोग जानते हैं कि बेसिकली क्या होगा? प्रेशर कांस्टेंट होगा। प्रेशर कांस्टेंट होगा मतलब क्या होगा बताओ? डेल्टा पी क्या होगा? 0 हो जाएगा। समझ आ रहा है? ठीक है ना। डेल्टा पी 0 हो जाएगा। अगर ऐसा हो जाएगा तो अब इसके बाद जो है
नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या लिखते हैं, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इसका लिख देते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होगा, वो तो चेंज होगा, टेम्परेचर पे क्या है वो तो चेंज करेंगे हम लोग। तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पर कि डेल्टा टी इज़ नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि उसमें तो चेंज आएगा, टेम्परेचर में चेंज आने वाला है। तीसरी चीज़ क्या है, इसके बाद जो है हम लोग को इसमें देखना है कि हमारा जो Q है, Q का वैल्यू क्या होगा अगर फ्लॉट लगाएंगे। तो फ्लॉट लगाएंगे तो क्या होगा बताओ जल्दी से, फ्लॉट लगाएंगे तो क्या होगा, Q इज इक्वल टू क्या होता है डेल्टा U प्लस W। समझ में आ गया। वर्क डन भी होगा, क्यों वर्क डन होगा, बोलो वर्क डन कितना होगा पहले ये बता दो मुझे, वर्क डन कितना होगा। चलो पहले वर्क डन निकाल लेते हैं। आ जाओ, वर्क डन का फॉर्मूला बताओ, इंटीग्रेशन ऑफ क्या होगा PdV। इसमें प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है, कहाँ से कहाँ तक है, V इनिशियल से V फाइनल। प्रेशर क्या है, कांस्टेंट, जो कांस्टेंट है वो इंटीग्रेशन के बाहर, तो इंटीग्रेशन में अंदर क्या बचा dV, V इनिशियल से V फाइनल। dx का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, x होता है, तो dV का क्या होगा v होगा, तो हो जाएगा v और ये क्या हो जाएगा v इनिशियल से v फाइनल। बताइए क्या होगा p, ये क्या होने वाला है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो v फाइनल माइनस क्या हो जाएगा v इनिशियल। समझे, इसको मैं लिख सकता हूँ p डेल्टा v। अब समझा, अब समझा आइसोथर्मल में रॉन्ग लिखा है, क्लियर हो गया। तो ये किसके लिए वर्क डन, ये है वर्क डन इन आइसोबारिक प्रोसेस। तो आइसोबारिक प्रोसेस में वर्क डन क्या होता है, P डेल्टा V आता है। सबको समझा, ठीक है ना। चलो ये अपने को क्लियर हो जाता है। इसके बाद जो है और क्या है, डेल्टा U के बारे में भी चर्चा कर सकते हैं, उसके ऊपर भी चर्चा करता हूँ। पहले ये देख लो, ग्राफ देख लो इसका। ग्राफ कैसे बनाओगे बताओ, ये P है, ये V है, क्या कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम तो चेंज हो रहा है तो प्रेशर कांस्टेंट है, समझे, ठीक है ना। तो ये A है, ये B है, 2 पॉइंट बना लो, प्रेशर कांस्टेंट, ठीक है ना, क्लियर हो गया। तो इस तरीके से सबको समझा, प्रेशर कांस्टेंट वाला ग्राफ कॉपी कर लो, फिर मैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी पे चर्चा करता हूँ। चलिए, तो अब जो है वर्क डन का और एक फॉर्मेट देखिए, सब ध्यान दो यहाँ पर भी। तो फिफ्थ पॉइंट हमारा क्या है, वर्क डन क्या मिला, P डेल्टा V। डेल्टा V को क्या लिख सकते हैं, V फाइनल माइनस V इनिशियल, लिख सकते हैं ऐसा, ठीक। अब ध्यान से सुनिए, कि P को मैं अंदर भेज सकता हूँ तो क्या हो जाएगा बताओ, PV फाइनल माइनस क्या हो जाएगा PV इनिशियल, क्लियर है, ठीक। PV इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, nRT होता है। तो P इनिशियल, V इनिशियल और टेम्परेचर इनिशियल, ऐसे लिख सकते हैं इनिशियल स्टेट के लिए। फाइनल स्टेट के लिए क्या लिख सकते हैं, P फाइनल V फाइनल इक्वल टू NR क्या लिख सकते हैं, T फाइनल। अब मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पर, मैं अगर इन दोनों को माइनस कर दूँ, ठीक है ना। अब प्रेशर तो कांस्टेंट है ना, तो इनिशियल फाइनल बोलने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि इस प्रोसेस में क्या है, प्रेशर कांस्टेंट है, तो प्रेशर तो वही है। तो अगर मैं क्या करता हूँ, इसमें से इसको माइनस कर देता हूँ, देयरफॉर क्या हो जाएगा बताओ, PV फाइनल माइनस क्या हो जाएगा PV इनिशियल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, NRT फाइनल माइनस NRT इनिशियल। तो NR क्या होगा, T फाइनल माइनस T इनिशियल, P को बाहर ले लो क्या हो जाएगा V फाइनल माइनस V इनिशियल। तो P V फाइनल माइनस V इनिशियल क्या होता है, वो होता है NR T फाइनल माइनस T इनिशियल। बुक में डायरेक्ट दिया है, मैंने आपको समझाया आया कहाँ से, ठीक है ना। तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह लिख सकते हैं NR T फाइनल माइनस क्या लिख सकते हैं T इनिशियल, यानी इसको बेसिकली लिख सकते हैं देयरफॉर वर्क डन इज इक्वल टू P डेल्टा V इज इक्वल टू NR डेल्टा T, ऐसे लिखा जा सकता है, समझे। अरे T फाइनल माइनस T इनिशियल क्या होगा, डेल्टा T होगा, समझे। तो ऐसा लिखा जा सकता है वर्क डन। तो ये भी इसका एक फॉर्मूला है, समझ आई बात, क्लियर हो गया। कौन सा प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस, ठीक है ना, क्लियर हो गया, ये अपने को समझता है। इसके बाद जो है आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होती है उसका एक ही फार्मूला होता है, वो होता है NCV डेल्टा T। क्या फार्मूला होता है, NCV डेल्टा T, उसका फार्मूला होता है NCV डेल्टा T। ये फार्मूला, CV क्या है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, क्या होता है ये, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है ना। तो CV ये क्या है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो ये इसका फार्मूला होता है। ये सबको समझा, क्लियर हो गया। तो डेल्टा U का ये फॉर्मूला है, वर्क डन का ये फॉर्मूला है। अब आइए फ्लॉट लगाते हैं। फ्लॉट लगाएंगे तो बताओ क्या होगा, फ्लॉट में Q इज इक्वल टू क्या होता है, W प्लस डेल्टा U, यही होता है। अब मुझे बताइए, ऐसे लिखिए इसको, Q इज इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा U प्लस W, एक ही बात है वैसे, वो बस कन्फ्यूजन ना क्रिएट हो, ऐसे लिख रहा हूँ। तो ये क्या होगा, डेल्टा U क्या है बताओ,
एन सी वी क्या होगा, एन सी वी, और ये क्या हो जाएगा डेल्टा टी प्लस वर्क डन का फॉर्मूला क्या बताइए, वर्क डन क्या है, ये है एन आर डेल्टा टी। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पर जो है, यहाँ पर ये जो Q होता है ना, Q होता है एन सी पी डेल्टा टी। क्या होता है Q का वैल्यू, ये बता चुका हूँ दोनों चीज़ें मैं आपको, जब मैं आपको केमिस्ट्री का थर्मोडायनेमिक्स बता रहा था। तो Q का वैल्यू भी लिख लेना, तो क्या होता है एन सी पी डेल्टा टी। एंथैल्पी जब मैं पढ़ा रहा था तब मैंने बताया था ही, नहीं पता है फॉर्मूला एटलीस्ट याद रखना, स्पेसिफिक कांस्टेंट वॉल्यूम में है, और ये क्या है स्पेसिफिक कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है ना। अब बताइए यहाँ से क्या कैंसिल हो रहा है, n कॉमन आ जाएगा, डेल्टा टी कॉमन आ जाएगा, ठीक है ना। तो बताइए क्या हो जाएगा, n और डेल्टा टी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। बताइए क्या बचेगा, सी पी इज इक्वल टू क्या होगा, सी वी प्लस आर। तो सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू क्या होता है आर। इसको क्या कहते हैं, मेयर्स रिलेशन। क्या बोलते हैं इसको, मेयर्स रिलेशन। नीट 2021 का सवाल है ये पूछा था नीट में 2021 में केमिस्ट्री के पेपर में, समझा, ठीक है ना। तो ये आपको मैंने पूरा डिराइव करवा के दे दिया, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, कॉपी करो। तो यहाँ पर इक्वेशन ऑफ स्टेट अगर आपको लिखना है तो पी इक्वल्स टू एनआरटी होता है, वॉल्यूम और टेम्परेचर तो वेरी कर रहे हैं, ये सब कांस्टेंट, तो पी अपॉन एन आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टी अपॉन वी हो जाएगा। तो ये कांस्टेंट है, तो टी बाई वी इक्वल्स टू कांस्टेंट, ये क्या हो जाएगा इक्वेशन ऑफ स्टेट। वी बाई टी इक्वल्स टू कांस्टेंट, ये भी इक्वेशन ऑफ स्टेट हो सकता है, एक ही बात है, ठीक है ना। चलो, तो आइसोबारिक के भी सारे पॉइंट्स कवर करा दिए मैंने। अब कौन सा बचा, आइसोकोरिक। आइसोकोरिक, उसके बाद क्या है एडियाबैटिक, फिर साइक्लिक, और उसके बाद फ्री एक्सपांशन, और चैप्टर खत्म, उसके आगे पूरा रिड्यूस्ड है। चलिए आइए, तो अब जो है हम लोगों को क्या करना है, अब हम लोगों को पढ़ना है आइसोकोरिक प्रोसेस, ठीक है ना। तो आइसोकोरिक में क्या होता है बच्चों, वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। आइसोकोरिक का और एक नाम होता है आइसोमेट्रिक। क्या होता है, आइसोमेट्रिक। मीटर क्यूब जो होता है ना वॉल्यूम का यूनिट होता है, वैसे ही तो आइसोमेट्रिक भी नाम होता है। तो इस प्रोसेस में क्या होगा, सबसे पहले बताइए, वॉल्यूम क्या होगा, कांस्टेंट होगा। वॉल्यूम कांस्टेंट होगा मतलब डेल्टा वी क्या होगा, जीरो होगा, है ना। चेंज इन वॉल्यूम जीरो होगा। अगर चेंज इन वॉल्यूम जीरो होगा तो इससे क्या होगा, क्या टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, नहीं, डेल्टा टी इज नॉट इक्वल टू जीरो। उसके बाद अब मुझे बताइए यहाँ पर वर्क डन का क्या होगा, वर्क डन का क्या होगा। वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्या है, वी इनिशियल से वी फाइनल पी डी वी। चेंज इन वॉल्यूम क्या है, जीरो, यानी वर्क डन क्या होगा, जीरो। तो इस केस में वर्क डन जीरो है, समझ आ रहा है, ठीक है ना। चलो भी, तो वर्क डन जीरो हो गया। इसके बाद अगर फ्लॉट लगाएंगे बच्चों, तो फ्लॉट में क्या होता है बताओ जरा, Q इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा U प्लस डब्ल्यू। तो W क्या हो गया, जीरो। तो क्या बचेगा, डेल्टा U, और डेल्टा U का फॉर्मूला क्या है, एन सी वी डेल्टा टी, हमेशा यही फॉर्मूला उसका, ठीक है ना। तो Q डेल्टा U का फॉर्मूला एक ही होगा, यहाँ पर क्या होगा, Q इज इक्वल्स टू डेल्टा U इज इक्वल्स टू एन सी वी डेल्टा टी। ये डेल्टा U का फॉर्मूला है, मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला है, समझा, ठीक है ना, क्लियर है, ठीक है। इसके बाद अगर पीवी ग्राफ बनाएंगे तो पीवी ग्राफ क्या आएगा बताइए, वॉल्यूम कांस्टेंट है, यहाँ वॉल्यूम है, यहाँ प्रेशर है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, अभी बताया था मैंने, स्ट्रेट लाइन बनेगी है, समझा, क्लियर हो गया। तो ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स हम लोगों ने देख लिए इसके, ठीक है। चलिए, ये आपको समझा दिया मैंने, कॉपी कर लीजिए जल्दी से, कंप्लीट हो गया ये, बस अच्छा है अभी। चलिए, तो अब आते हैं हम लोग इस पे एडियाबैटिक प्रोसेस पे। एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है, इसमें डेरिवेशन थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा सा आपको उसमें इंटीग्रेशन वगैरह यूज़ करना है डेरिवेशन में, सब ध्यान दो। तो एडियाबैटिक प्रोसेस कैसा प्रोसेस होता है, जिसमें कोई भी हीट का एक्सचेंज नहीं होता है। 2019 नीट का सवाल है, कौन सा प्रोसेस है जिसमें हीट कंटेंट कांस्टेंट होता है, तो क्या है, एडियाबैटिक प्रोसेस, ठीक है ना। चलो, तो कौन सा प्रोसेस है हमारा, फिफ्थ है ना, यहाँ फिफ्थ है। तो ये क्या है हमारा, एडियाबैटिक प्रोसेस। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है बच्चों, सबसे पहली चीज़ Q क्या होता है, कांस्टेंट होता है, समझ आ गया, ठीक है ना। Q कांस्टेंट है, मतलब बेसिकली डेल्टा Q क्या है, जीरो, कोई भी हीट कंटेंट में चेंज नहीं आएगा। Q को भी जीरो बोल सकते हैं, डेल्टा Q को जीरो बोल सकते हैं, एक ही बात है, ठीक है ना। तो हीट कंटेंट में कोई भी चेंज, मतलब सिस्टम से ना तो हीट बाहर जाएगी, ना तो बाहर की हीट अंदर की तरफ आएगी, समझ आया, ठीक है ना।
चलो भाई, तो ये अपने को समझ में आता है। इसके बाद जो है, इसके बाद टेम्परेचर चेंज होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। टेम्परेचर चेंज इज नॉट इक्वल टू 0। समझ आ रहा है? ठीक है ना, क्योंकि टेम्परेचर चेंज वर्क से भी तो किया जा सकता है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? ठीक है ना, तो हीट दे करके ही चेंज करेंगे ये ज़रूरी नहीं है, तो टेम्परेचर में चेंज आ सकता है। तीसरा केस क्या है? तीसरा केस, इसका इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या है? तो इसका जो इक्वेशन ऑफ स्टेट होता है वो क्या है? अभी आप देखिए इक्वेशन ऑफ स्टेट। तो इसका जो इक्वेशन ऑफ स्टेट है ना बच्चों, वो होता है PV रेस टू गामा इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। क्या होता है वो? PV रेस टू गामा इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। समझे? ये इसका इक्वेशन ऑफ स्टेट होता है। इसमें गामा क्या है? उसको बोलते हैं एडियाबैटिक रेशियो, या एडियाबैटिक कांस्टेंट भी कह सकते हैं, या एडियाबैटिक रेशियो। समझे क्या बोल रहा हूँ मैं? जो गामा होता है, गामा आपको मैंने KTG में बताया था, वो होता है CP/CV। क्या होता है? CP/CV। अगर टेस्ट दिए हो तो पढ़े हो गए। तो गामा क्या होता है? CP/CV। ठीक है ना। चलो भाई, तो ये हो गया अपना गामा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब जो है अपने को क्या करना है? इसका वर्क डन निकालना है। क्या निकालना है? वर्क डन। लेकिन उससे पहले मैं इसका ग्राफ बना देता हूँ। जैसे PV इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट था, तो ये क्या हो जाएगा? वो क्या था? P इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, फिर क्या होता है? V। तो ये क्या हो जाएगा? P इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू V रेज़ टू गामा। तो इसका ग्राफ भी कुछ वैसे ही बनता है, लेकिन दोनों में फ़र्क होता है थोड़ा सा, वो आगे बताऊँगा मैं आपको। ठीक है, चलिए भाई, तो इसका ग्राफ भी कुछ ऐसे ही बनता है। ये V है और ये आपका क्या है? P है। इसका ग्राफ है ये एडियाबैटिक प्रोसेस का ग्राफ है। क्या इसका इक्वेशन है? P इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू V रेज़ टू गामा। समझा? ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको बता दी मैंने। अब अपने को क्या निकालना है? वर्क डन। फिर उसके बाद क्या लगाएंगे? फ्लॉट निकालेंगे। फ्लॉट लगा करके देखेंगे आप। इसको कॉपी करो, फिर वर्क डन निकाल के दे दो। चलो, अब जो है हम लोगों को वर्क डन निकालना है। ध्यान दो इस पर, काफ़ी इंटीग्रेशन लगेगा इसके अंदर, काफ़ी अलग अलग स्टेप्स हैं, उसको देखिए। तो यहाँ पर जो है वर्क डन कैसे निकलेगा? तो अब कितने पॉइंट्स क्लियर है? 4 पॉइंट्स हो गए ना। तो 5th पॉइंट में क्या करेंगे? वर्क डन निकालेंगे। वर्क डन का फॉर्मूला V इनिशियल से V फाइनल P dV। कोई भी प्रोसेस में लग जाएगा, ये हम लोग जानते हैं। ठीक। अब एक चीज़ मैं भी जानता हूँ। क्या जानता हूँ मैं? कि PV रेज़ टू गामा इक्वल्स टू कोई कांस्टेंट है। ऐसा है? सब ध्यान दो। तो अगर ऐसा है तो P इज इक्वल्स टू क्या होगा? C/V रेज़ टू गामा हो जाएगा। ये हो जाएगा, V रेज़ टू गामा नीचे चले जाएगा। ठीक। तो ये जो P का वैल्यू मुझे मिला है, इस P के वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। देयरफॉर वर्क डन क्या मिलेगा? इंटीग्रेशन गोइंग फ्रॉम V इनिशियल से V फाइनल, और ये क्या हो जाएगा? C/V रेज़ टू गामा, और ये क्या हो जाएगा? dV। समझ आ गया? C क्या है? कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर जाएगा, तो क्या बचेगा? C इंटीग्रेशन V इनिशियल से क्या होगा बताओ? V इनिशियल से V फाइनल, और ये क्या हो जाएगा? 1/V रेज़ टू गामा। तो उसको लिख देंगे V रेज़ टू माइनस गामा, और ये क्या हो जाएगा? dV। ये समझा? क्लियर हो गया? ठीक। ये वैसे ही है जैसे x रेज़ टू माइनस n का इंटीग्रेशन हो। x रेज़ टू n का इंटीग्रेशन क्या होता है बताओ ज़रा? x रेज़ टू n+1/n+1। ठीक है ना। तो वैसे ही तो है। तो ये x रेज़ टू n है। समझे क्या बोल रहा हूँ मैं? तो बेसिकली क्या बनेगा? इंटीग्रेशन इसका क्या बनेगा बताइए? ये बनेगा V रेज़ टू माइनस गामा प्लस 1 अपॉन क्या हो जाएगा? माइनस गामा प्लस 1। समझा? नहीं समझा? सबको समझा? ठीक है ना। तो इस तरीके से ये आ जाएगा। कहाँ से कहाँ तक? V इनिशियल से V फाइनल। ठीक है ना। तो ये जो भी n था उसमें +1 कर दिया मैंने, तो ये है माइनस गामा प्लस 1 अपॉन माइनस गामा प्लस 1। सबको क्लियर है? चलो भाई, तो ये अपने पास आ गया क्या? वर्क डन। अभी कहानी खत्म नहीं है, अभी बहुत कुछ करना है। ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा? इसके बाद ये C, और मैं क्या कर दूंगा? माइनस गामा प्लस 1 को क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस गामा लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा मेरे पास V रेज़ टू 1 माइनस गामा अपॉन क्या हो जाएगा? 1 माइनस गामा। कहाँ से कहाँ तक? V इनिशियल से V फाइनल। ठीक है, क्लियर हो गया? अब क्या? 1 माइनस गामा को बाहर ले लेते हैं बच्चों। तो वर्क डन क्या मिल रहा है बताइए? वर्क डन क्या मिल रहा है? वर्क डन इज इक्वल टू C/1 माइनस गामा, और अपने को यहाँ पर क्या मिल रहा है? V रेज़ टू 1 माइनस गामा, और कहाँ से कहाँ तक है? V इनिशियल से V फाइनल। समझ आया? क्लियर हो गया? चलो भाई, ये अपने को समझता है। अब मैं क्या कर देता हूँ? अब जो है मैं यहाँ पर V जो भी है मेरे पास, ये इसको मैं यहाँ पर अपर लिमिट माइनस क्या कर देता हूँ? लोअर लिमिट। तो बताइए क्या होगा? वर्क डन इज इक्वल टू क्या होगा? C/1 माइनस गामा, और ये क्या हो जाएगा? V फाइनल रेज़ टू 1 माइनस गामा माइनस V इनिशियल रेज़ टू 1 माइनस गामा।
समझे क्या किया मैंने, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, देयरफॉर वर्क डन इज इक्वल टू सी अपॉन 1 माइनस गामा। इसका क्या कर देंगे, इसको लिख देंगे वी फाइनल इंटू वी फाइनल रेस टू 1 इंटू वी फाइनल रेस टू माइनस गामा। समझे, क्या समझा, कैसे अलग अलग कर दिया इसको मैंने। अगर बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई है, तो पावर क्या हो जाएंगे, ऐड। देखो वी फाइनल रेस टू 1 वी फाइनल रेस टू माइनस गामा, ऐड करो 1 प्लस ऑफ माइनस गामा क्या आएगा, 1 माइनस गामा। अब समझे, लॉ ऑफ इंडाइसेस लगाया है मैंने यहाँ पे। माइनस ये क्या हो जाएगा, वी इनिशियल रेस टू 1 इंटू वी इनिशियल रेस टू क्या होगा, माइनस गामा। सबको समझा है क्या किया मैंने, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये मेरे पास आया है। आगे क्या करना बताता हूँ, पहले कॉपी करो उसको। चलो आगे के स्टेप्स पे ध्यान दो भी मैं क्या कर रहा हूँ। शुरुआत में देखो ये बताया मैंने, पी वी रेस टू गामा इक्वल्स टू क्या है, कांस्टेंट है। ध्यान दो मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो वर्क डन है इसमें सी अपॉन क्या है, 1 माइनस गामा है, और ये क्या है, वी फाइनल अपॉन क्या लिख दूंगा मैं, वी फाइनल रेस टू गामा। समझ आया, देखो ऊपर पावर क्या है, नेगेटिव, नीचे जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, माइनस वी इनिशियल डिवाइड बाय क्या होगा, वी इनिशियल रेस टू गामा। सबको समझा, ठीक। ध्यान दो, अभी ये सी को अंदर भेज रहा हूँ मैं, सी को यहाँ भी मल्टीप्लाई यहाँ भी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, ठीक है, क्लियर हो गया। सी को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ अब ध्यान दो, पी वी रेस टू गामा इक्वल्स टू क्या था, बोलो भाई, कांस्टेंट था। तो इसका ये मतलब हुआ कि पी इनिशियल वी इनिशियल रेस टू गामा इक्वल्स टू पी फाइनल वी फाइनल रेस टू गामा इक्वल्स टू क्या है, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट इसके भी इक्वल है, कांस्टेंट इसके भी इक्वल है। समझ आ गया, यही मतलब है। तो जहाँ पर फाइनल है ना, ये जहाँ पर फाइनल, वहाँ पर सी का मैं ये फाइनल वाला वैल्यू पुट करूँगा, और जहाँ पर इनिशियल है वहाँ क्या करूँगा, इनिशियल वाला वैल्यू पुट करूँगा। तो देयरफॉर वर्क डन क्या मिलेगा, 1 अपॉन 1 माइनस गामा, और ये क्या हो जाएगा, सी का वैल्यू क्या है, ये फाइनल है, तो फाइनल वाला क्या होगा, पी फाइनल वी फाइनल रेस टू गामा इंटू वी फाइनल अपनी जगह पर डिवाइड बाय क्या है, वी फाइनल रेस टू गामा। ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल। माइनस ये क्या बचेगा बताओ, सी की जगह आप क्या लिखूंगा, ये इनिशियल है तो सी तो इसके भी इक्वल है, तो क्या लिखूंगा, पी इनिशियल वी इनिशियल रेस टू गामा इंटू क्या हो जाएगा, वी इनिशियल डिवाइड बाय क्या होगा, वी इनिशियल रेस टू गामा। समझे, ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो बताओ क्या बचेगा, 1 अपॉन 1 माइनस गामा, क्या बचेगा, पी फाइनल वी फाइनल माइनस क्या बचेगा, पी इनिशियल वी इनिशियल। ये सबको समझा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो पी इनिशियल और वी इनिशियल, क्लियर हो गया। तो इस तरीके से ऐसे आ गया ये। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि पी वी इक्वल्स टू क्या होता है, NRT होता है ना। तो पी वी इक्वल्स टू क्या होता है, NRT, ठीक है। ध्यान से देखिए, पी वी इक्वल्स टू क्या होता है, NRT होता है। तो पी इनिशियल वी इनिशियल इक्वल्स टू क्या होगा, NRT इनिशियल, एंड पी फाइनल वी फाइनल इज इक्वल्स टू क्या होगा, NRT फाइनल। समझ आ रहा है, ठीक है ना। तो पी फाइनल वी फाइनल अगर मैं कर दूं तो बताओ क्या होगा, मतलब इसमें से इसको माइनस कर दूं तो बताओ क्या होगा, पी फाइनल वी फाइनल माइनस पी इनिशियल वी इनिशियल, लेफ्ट वाले लेफ्ट पे ऐड हो गए, इधर पे क्या होगा बताओ, NR क्या होगा, T फाइनल माइनस क्या होगा, T इनिशियल। समझ आ रहा है, ठीक है ना। तो मैं क्या कर देता हूँ, इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, ये भी लिख सकता हूँ, है ना। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर वर्क डन इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 माइनस गामा, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा NR, और ये क्या हो जाएगा, T, बोलो भाई, ये क्या हो जाएगा, NR, और ये क्या हो जाएगा, T फाइनल माइनस क्या हो जाएगा, T इनिशियल। समझा, क्लियर हुआ क्या किया है मैंने। तो इस तरीके से भी इसको लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। समझ आ गया, चलो भाई इसको कॉपी कर लो जल्दी से, ठीक है। बुक में मिस्टेक है, उसको सही कर लेना। बुक में इसने लिख दिया टी इनिशियल माइनस टी फाइनल, और टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। अगर टी इनिशियल माइनस टी फाइनल लिखना है तो उसको फिर गामा माइनस 1 लिखना पड़ेगा, ठीक है, क्लियर हो गया। तो प्रिंटिंग मिस्टेक है, उसको सही कर लेना, ठीक है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, तो एडियाबैटिक आपको मैंने समझा दिया, एडियाबैटिक प्रोसेस के बारे में, ठीक है। वर्क डन वगैरह सारी चीज़ें निकाल करके दे दी आपको मैंने। ये डेरिवेशन एग्जाम में पूछा जा सकता है, अच्छे से प्रैक्टिस करना। चलो, तो एडियाबैटिक हो गया। और एक बात याद रखेंगे आप लोग कि जब भी एडियाबैटिक कंप्रेशन हम लोग करते हैं तो गैस का टेम्परेचर बढ़ जाता है, ठीक है ना, गैस गर्म हो जाएगी।
एडियाबैटिक एक्सपांशन करेंगे तो गैस ठंडी हो जाएगी, कूलिंग हो जाएगी गैस की, ध्यान रखो उसको, ठीक है ना। लेकिन हीट का एक्सचेंज नहीं हुआ, समझे क्या बोल रहा हूँ मैं, ना हीट सराउंडिंग से सिस्टम में आएगी ना सिस्टम से सराउंडिंग में जाएगी, बस कंप्रेस करने पर क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगी गैस, और एक्सपांड करने पर ठंडी हो जाएगी गैस, ध्यान रखना, ठीक है ना। चलो भाई, तो ये क्लियर हो जाता है। तो एडियाबैटिक के बारे में सारी चीज़ें आपको समझा दी मैंने। अब जो है इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है देखिए, तो डेल्टा यू वही है NCV डेल्टा टी, उसका वही फॉर्मूला है, क्या है NCV डेल्टा टी। अब बचा है अपना साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस जो जिस स्टेट से शुरू करता है साइकिल करके फिर से उसी स्टेट पे आ जाता है। तो अगर आप डेफिनेशन पढ़ेंगे तो पेज नंबर 95 देखिए, अ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस दैट रिटर्न्स द सिस्टम टू इट्स इनिशियल स्टेट, that returns the system to its initial state is called as cyclic process। यहाँ से शुरू किया, कोई भी पाथ लिया, कोई भी स्टेट पे गया, लेकिन फाइनली उसी स्टेट पे रिटर्न आ गया, तो क्या बोलेंगे, साइक्लिक प्रोसेस। ग्राफ आपको देख के समझ आ रहा है, 1 से A से कहाँ गया, B पे गया, फिर B से वापस क्या आ गया, A पे आ गया, तो साइक्लिक प्रोसेस। और कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है इसके अंदर। फ्री एक्सपांशन क्या होता है, फ्री एक्सपांशन बेसिकली एक ऐसा एक्सपांशन होता है जिसमें एक्सटर्नल प्रेशर अगर 0 हो जाए तो फ्री एक्सपांशन हो जाएगा। तुमको पता है एस्ट्रोनॉट जो है स्पेशल टाइप का एक ड्रेस पहनते हैं, क्यों पहनते हैं, क्यों पहनते हैं, हमारे बॉडी के अंदर भी गैसेस हैं, तो उसका भी कुछ ना कुछ प्रेशर है, उन गैसेस का प्रेशर और बाहर की गैस का प्रेशर एक दूसरे को क्या करके रखा है, बैलेंस करके रखा है, समझ आता है, ठीक। जब वो स्पेस में जाते हैं तो वहाँ पर तो गैसेस है ही नहीं, तो एक्सटर्नल प्रेशर है ही नहीं, तो कौन सा प्रेशर है, सिर्फ हमारे बॉडी के अंदर की गैसेस का प्रेशर, तो उसके वजह से क्या हो जाएगा, हम फूल जाएंगे। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं। तो एक ऐसा ड्रेस आपको पहना करके बेचते हैं जो क्या करे, ये वाले प्रेशर को, और वो बाहर एक प्रेशर क्रिएट करता है वो ड्रेस, तो बाहर एक प्रेशर क्रिएट करता है और जो आपके क्या करे, बॉडी के अंदर के प्रेशर को बैलेंस करे। समझ में, आप फटेंगे नहीं, हमारी स्किन इतनी अच्छी है कि हम फटेंगे नहीं, लेकिन हम बिल्कुल क्या हो जाएंगे, फूल जाएंगे। समझ आ गया। तो वो एक कैसा है, फ्री एक्सपांशन वाला फिनोमेना है। समझा, क्लियर हो गया। बलून को क्या कर दो, पिन मार दो, फूटेगा, कैसा फिनोमेना है, फ्री एक्सपांशन वाला फिनोमेना है। टायर बस्ट हो जाता है, टायर फट जाता है अचानक से, कैसा फिनोमेना है, फ्री एक्सपांशन वाला फिनोमेना है। समझा, क्लियर हो गया। तो ये आखिरी टॉपिक था हमारे सिलेबस का। आगे का पूरा पार्ट जो है कैंसल्ड है, तो यहाँ पर थर्मोडायनेमिक्स एंड हो जाता है। ठीक है, अच्छा।